नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज बहुत बड़ा दिन है। आज शिक्षक दिवस है और आज सभी शिक्षकों के लिए सम्मान का दिन होता है और साल भर में एक बार ये आता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर हम लोग ये मनाते हैं। उन्होंने कहा था कि जो हमारा जन्म दिवस है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षक देखिए एक बहुत अच्छा समाज को बनाने का समाज निर्माता होता है। तो उसके लिए भी एक दिन होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तभी से जो है शिक्षक दिवस उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग मनाते हैं। तो आज उनका जन्मदिन भी है और सभी शिक्षकों के लिए सम्मान दिवस भी है। तो आप सभी को, जो शिक्षक हैं और जो भावी शिक्षक हैं, उन सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और मतलब यही मैं कहूँगी कि आप सभी अपना जो टीचर का एक दायित्व होता है उसको बहुत अच्छे से निभा रहे होंगे और आगे भी निभाएंगे। बाकी जो अभी टीचर नहीं है, जो भावी टीचर हैं हमारे, उनके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि जल्द से जल्द जो भावी शब्द है वो हट जाए, उनको भी डायरेक्ट हैप्पी टीचर्स डे बोला जाए। तो और बस बहुत ज़्यादा लंबी बातें ना करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो आप सभी को पता है कि हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं, जिस मूल पुस्तक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने प्राक कथन का अध्ययन किया, तत्पश्चात वर्णमाला को पढ़ी। उसके पश्चात हमने द्वितीय सोपान के रूप में संधि पर चर्चा की और संधि में पहले सामान्य चर्चा की गई और संधि कहाँ कहाँ होती हैं। उसके बाद स्वर संधि में जो बताया कि संधियाँ स्वरों का मेल होता है, व्यंजनों का, इस प्रकार से स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि होती है, ये बताया गया। फिर बताया गया कि स्वर संधि के जो भेद हैं उन पर चर्चा की गई, जिनमें से गुण संधि, दीर्घ संधि हम लोगों ने पढ़ लिया और दीर्घ संधि के जो अपवाद हैं और गुण संधि के जो अपवाद हैं उनको भी हमने पढ़ लिया। अभी हम लोग जो संधि पढ़ने जा रहे हैं वो है वृद्धि संधि। और इससे पहले की वीडियो में वृद्धि संधि का थोड़ा वृद्धि रेज, इस तरीके से सूत्र और उसके बारे में संक्षिप्त चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली, उसके नियम को पढ़ लिया था कि इस वृद्धि संधि कब होगी। तो कहा कि जब आ या आ के बाद एज प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। एज प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, वृद्धि रेज इसीलिए कहा गया। तो ए ओ औ, ये 4 वर्ण एज प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो कहा कि जब ये वर्ण आते हैं तो जब आ के बाद ए आएगा तो ए हो जाएगा, आ के बाद ओ आए अथवा औ आए तो औ हो जाएगी, यानी उसका दीर्घ हो जाता है, इसकी वृद्धि हो जाती है, वो बड़ा हो जाता है। वृद्धि मतलब होता है बड़ा होना, उसका उसी वर्ण का बड़ा वर्ण हो जाता है जो आया है ना। तो अगर बड़ा आया है तो पहले से ही बड़ा है तो उसको बड़ा लिखेंगे, लेकिन अगर ह्रस्व है तो उसका भी बड़ा हो जाएगा, यानी दीर्घ हो जाएगा। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था और उसका सूत्र हमने पढ़ा था वृद्धि रेच। अच और एच प्रत्याहार का जब मिलन होता है तो वहाँ वृद्धि संधि होती है, ऐसा सूत्र बताया। अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज संख्या है, अगर आप लोगों ने किताब खोली हो, आप लोगों के पास पुस्तक हो, तो पेज संख्या 49 खोल लीजिए। 49 में सबसे पहले पहला उदाहरण दिया गया वृद्धि संधि का कि कृष्ण धन एकत्वम। अब देखिए कृष्ण में जो ये ड़ा है, इसमें अंत में क्या आया है, आ आया है ना। और एकत्व में क्या आया है, ए आया है। अब देखिए यहाँ पर वृद्धि संधि का नियम पूर्ण रूप से लग रहा है, आ और ए आना चाहिए। कंडीशन वृद्धि संधि का क्या कहा है कि छोटा या बड़ा के बाद ए वो आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ए आ रहा है, इसका मतलब कंडीशन लागू हो रही है। अब इसके स्थान पर क्या होगा, तो और आ और ए के स्थान पर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। यही तो वृद्धि कार्य। अब देखिए जो यहाँ पर जो शब्द बना कृष्णैकत्वम, कृष्ण णैकत्वम, कृष्णैकत्वम कैसे बना, अब इसकी सिद्धि प्रक्रिया देख लीजिए। सिद्धि प्रक्रिया हम आप लोग को दिखा दें, क्योंकि हो सकता है कि स्क्रीन पर बहुत छोटा दिख रहा हो तो ना दिख रहा हो आप लोगों को। यहाँ पर इसको थोड़ा सा और बड़ा भी कर देते हैं, हो सकता है इसमें। ये देखिए कृष्णैकत्वम बना है, देखिए देखिए इसको जब तोड़ा गया तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ क्या आ रहा है, ए आ रहा है, आ धन ए। अब इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, बराबर ए हो जाएगा। अब देखिए, अब पहले उसको उतारिए, इसको जब आ निकल गया तो क्या हो गया, कृष्ण, ये आधा है ना,
आधा और बीच में ए आ रहा है, तो इसी में ए ऐसे जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद कत्तम लिख दिया जाएगा, है ना। क्या बन गया? कृष्णाय कत्तम। अब दूसरा उदाहरण देखिए आपका। दूसरा उदाहरण है गंगा धन ऐशा। गंगा धन ऐशा, गंगा धन ऐशा। और बना क्या? गंगेशा। कैसे बना? देखिए पहले शब्द के आखिरी वर्ण के रूप में बड़ा आया है, ठीक है, पहली कंडीशन लागू हो रही है। दूसरे में ए आया है, यानी दूसरी भी कंडीशन लागू हो रही है। अब क्या कहता है वृद्धि संधि का नियम कि आ और ए मिल करके क्या हो जाते हैं? ए हो जाते हैं। अब देखिए जब इसका विच्छेद और ए का करेंगे तो ये आ इसको निकाल दिया तो ऐसे हुआ ना, गंग गंग हुआ, आधा हुआ। अब जो ये ए आया है इसी को जोड़ दो तो ए का जो है क्या लगाया जाता है? ए का क्या लगाई जाती है? ए की मात्रा लगाई है। बीच में डायरेक्ट ए तो शब्द में लिखा नहीं जाता, जब बीच में आता है स्वर तो उसकी मात्राओं का यूज होता है। तो गंगे, अब ये जो सा बच रहा है इसको उतार दो, गंगैशा बन गया। इस तरीके से गंगैशा बना हुआ है। अब देखिए जल धन होगा, ये जल शब्द है, जल शब्द आया है। जल शब्द के आखिरी में क्या है? आ है ना। आप इसको ऐसे लिखें, जल आ है ये ना, आ धन ओ घा। अब देखिए ये दोनों, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा, यानी कि ये दोनों अपने स्वरूप से हटकर यहाँ पर इन दोनों के स्थान पर अ हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो जल, और इसके स्थान पर अ होना है तो अ तो लिखा नहीं जाएगा, आधा है ला तो अ इसी में जुड़ जाएगा, तो जलो, और फिर क्या हो जाएगा? घा हो जाएगा, जलौघा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वृद्धि संधि आपने सीखा। अब नियम अतिरेक पर आइए। नियम अतिरेक क्या कह रहा है? ये कंडीशन है वृद्धि संधि की कि जब छोटा शब्द, पहले शब्द के जो आखिरी में वर्ण होगा उसमें छोटा अथवा बड़ा आना चाहिए, और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में ए ओ इन चारों वर्णों में से कोई भी वर्ण हो तो जो वर्ण आया है दूसरे शब्द के पहले वर्ण में उसका दीर्घ हो जाएगा, ऐसा मान के चलिए। अब देखिए का में एक दिया गया है, इसका मतलब इसका कोई उदाहरण या वार्तिक दिया गया है। वार्तिक देख लेते हैं। कह रहा है एंग परिरूपम। आपने वृद्धि संधि पढ़ा, अब आप परिरूप संधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो परिरूप संधि का जो सूत्र है वो है एंग परिरूपम। हेडिंग बना लीजिएगा, परिरूप संधि आपने पढ़ा, दीर्घ गुण वृद्धि। अब चौथी संधि आप डाल दीजिए परिरूप संधि और उसका सूत्र लिख दीजिए एंग परिरूपम। ये सूत्र क्या कह रहा है कि एंग परिरूपम, एंग को पररूप हो जाता है, ये कह रहा है। अब देखिए पररूप कैसे होता है, यहाँ पे देखिए, अब फिर से आप इस पे आ जाइए। तो यहाँ कह रहा है कि यदि अकारांत उपसर्ग के बाद एकार आदि और ओकार आदि धातु आवे तो उनके स्थान पर ए और ओ हो जाएगा। तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा? ए और ओ हो जाएगा। जैसे प्राधन एजते तो प्रजते, उपधनोषति उपोषति, है ना। तो कह रहा है कि जब एकारांत, जब कह रहे आकारांत। अब देखिए प्रा क्या है? आकारांत शब्द है, और कैसा है? उपसर्ग है, आकारांत उपसर्ग। और उसके बाद एकार आदि, मतलब ए और औ वाले शब्द शुरू होने वाले धातु आए तो उनको जो है, जो बाद वाला ओ है ना, ये पहले वाले को ही आदेशित हो जाता है, यानी पहले वाले में ही आगे मिल जाता है। जैसे प्राधन एजते, क्या है? प्राधन एजते। अब क्या कह रहा है कि ये जो पूर्व वाला मतलब पर वाला जो वर्ण है ये पूर्व वाले वर्ण में आकर के मिल जाएगा, है ना। तो अब इसको मिलाएंगे तो क्या होगा? प्रेजते, ये रूप बनेगा, है ना। तो ये पर रूप है, एंग पर रूप। जब एंग ए और ओ, एंग में कौन कौन से दो वर्ण आते हैं? एंग प्रत्याहार में, एंग प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं, ए और ओ आते हैं ना। ए और ओ आते हैं, औ नहीं ओ आते हैं, ए और ओ दो वर्ण आते हैं एंग प्रत्याहार में। तो कह रहा है कि जब हर्ष आ शुरू में उपसर्ग के रूप में हर्ष उपसर्ग हो और उसमें हर्ष आ हो,
और बाद में एंग प्रत्याहार के वर्ण हो, बाद वाले शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में एंग प्रत्याहार के वर्ण हो, तो उसको जो बाद वाला वर्ण है ना उसको प्रथम में आदेशित हो जाएगा, यानी पहले में ही मिल जाएगा। जैसे हाँ, जैसे प्राधन एजते है तो ए देखिए ए नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए। अगर ए होगा तो ऐसे एक मतलब जाएगी, वृद्धि हो जाएगा। एजते है तो इसको इसमें इसी पे आकर के ये मिल जाएगा। पर रूप यही होता है कि पर वाले रूप को इसको पर रूप आदेशित हो जाता है, यानी पहले वाला वर्ण हो जाता है, तो बन गया प्रेजते। अब हुआ उपरोषति। देखिए उप हाँ आ रही हूँ। आप ऊपर चलो, मैं आ रही हूँ बेटा। अब दूसरा उदाहरण है उपकोषति। पहले इसमें नियम देख लीजिए कि उपसर्ग है, हाँ ये उपसर्ग है, और कैसा उपसर्ग है, अकारांत उपसर्ग है, यानी पहला नियम लग रहा है। फिर दूसरी कंडीशन क्या कहा कि उसके बाद ओ ए हो तो ओ तो आया है, ओ और ए हो तो ओ भी आया है, यानी कि ये पर रूप संधि का नियम यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पर रूप संधि होगी। अब ये दोनों आने पर कौन सी कंडीशन लागू होगा, तो इसको यही आदेशित हो जाएगा, यानी ये जो ओ है ये पूर्व वाले वर्ण में आकर के मिल जाएगा, और मिलेगा तो हो जाएगा उपोषति। क्या हो जाएगा? उपोषति। ठीक है, ठीक। चलिए अब आगे देखिए। किंतु अब दूसरा फिर एक बताया कि किंतु ये तो कंडीशन होगी, लेकिन अब दूसरा देखिए, दूसरा कोई वार्तिक या सूत्र दिया होगा। दूसरा दिया गया है कि नाम धातु, लेकिन नाम धातु आगे रहने पर, नाम धातु आगे रहने पर इस प्रकार की विकल्पता के कारण एंग पर रूपम में व सुप्ताप आपसलिशः मतलब स्पष्ट सुप्यापसलः में वासुप की अनुवृत्ति होगी। कह रहा है कि नाम धातु आगे रहने पर, लेकिन अभी उपसर्ग आगे रहने पर ये कंडीशन होगा, लेकिन आगे यदि नाम धातु रहेगी ये तो इस प्रकार की विकल्पता के कारण एंग पर रूपम में व शुप्यापसली से वासुपी की अनुवृत्ति होगी, वापुस की अनुवृत्ति होगी। क्या होगी देखिए, जैसे अब यहाँ देखिए कह रहा है कि नाम धातु होने पर विकल्प से वृद्धि होगी। पर रूप तो है, लेकिन यदि नाम धातु है, नाम धातु रहेंगी पूर्व में। इससे पहले भी ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, जब हम लोग गुण संधि पढ़ रहे थे, तो गुण संधि में दिखाया था कि अगर नाम धातु आगे रहेगा, उपसर्ग न रहकर आगे नाम धातु रहेगा, तो विकल्प से ये एक प्रकार का अपवाद है, अपवाद लिख सकते हैं, पर रूप का अपवाद है, अपवाद लिख सकते हैं कि किंतु ऐसी कंडीशन तो होगी कि आगे जो है उपसर्ग हो और अकारांत उपसर्ग हो, बाद में एक प्रत्याहार का वर्ण हो, ए हो, तो जो है उसको पर वाले वर्ण में आदेशित हो जाएगा। ये कंडीशन तो पूर्व रूप संधि का कहता है, लेकिन एक अपवाद है, कहा कि यदि नाम धातु हो मतलब आगे उपसर्ग हो और बाद में ए और ओ भी हो, लेकिन धातु कैसी हो, नाम धातु हो, तो वहाँ पर विकल्प से वृद्धि होगी, वहाँ पर पररूप नहीं होगा। कैसे देखिए, उदाहरण में दिया गया है, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं उदाहरण को। जैसे दिया गया है, आप देख लीजिए, उपधन एट की यति, उपधन एट की यति। अब देखिए इसको अगर आ धन ए मिलाएंगे तो ए भी होगा, है ना, आ धन ए बराबर ए होगा, और दो कंडीशन होगी। तो अब मतलब ये कंडीशन पर रूप बना रही है, जो ए है ये कंडीशन पर रूप बना रही है। देखिए यहाँ उपसर्ग युक्त शब्द है, ठीक है, और अकारांत है, और बाद में एंग का वर्ण भी आ रहा है, तो इसमें ये आदेशित हो गया है। तो एक तरीके से ये पर रूप बनेगा, अथवा विकल्प से ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। एंग नाम धातु इत्यादि जो वार्तिक दिया गया उसके हिसाब से ये भी बनेगा, वृद्धि भी होगी, ये भी बनेगा। क्यों ये बनेगा? क्योंकि ये नाम धातु है, जो एड की यति है, ये नाम धातु है, और यह नाम धातु के होने पर
क्या होता है, विकल्प से वृद्धि भी होगी। विकल्प से का मतलब होता है कि वृद्धि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, यह आपके ऊपर है। आप इसकी वृद्धि भी कर सकते हैं और पररूप भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखें। दूसरा उदाहरण इसी का नाम धातु वाले का, प्राधन ओधीयति। तो ओधीयति जो है ये नाम धातु है और प्रा अकारांत है, प अकारांत उपसर्ग है। ये कंडीशन लागू हो रही है। और जो पररूप संधि वो कहता है कि अकारांत उपसर्ग हो और बाद में धातु हो, तो उन जो मतलब बाद में ए आर धातु नहीं, बाद में ए और ओ एंग पर एंग प्रत्याहार के वर्ण हो, तो एंग प्रत्याहार में ए और ओ हो, तो उनको जो ए और अ है इनको पूर्व वाला वर्ण में ही इनका मिलान हो जाता है, यही आदेशित हो जाता है। जैसे प्राधन ओ धी यति। ठीक है, अब इसको अगर प्ररूप करेंगे तो सीधे सीधे इस प्रा में ओ को जोड़ देंगे, तो प्रो धी यति बनेगा। ठीक है, और उपसर्ग धातु उपसर्ग नाम धातु इस नियम के हिसाब से ये भी बन सके। इसका एक रूप और बनेगा, वो रूप बनेगा वृद्धि बनेगा ना। एक सेकंड ही भाग रहेगा, अरे हाँ चल, प्रा धन ओ धीयत। अब जो ये है, ये जो धातु आई है ये नाम धातु है। नाम धातु होने के कारण यहाँ पे पररूप भी होगा और नाम धातु होने के कारण वार्तिक से यहाँ पे वृद्धि भी होगी। तो वृद्धि का यदि करेंगे तो वृद्धि करने पर क्या होगा, प्र ओ को अ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्र धी यति बनेगा। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, तीसरा नंबर का क्या कह रहा है कि एव के साथ भी जब अनिश्चय का बोध हो तब पूर्वगामी आकारों शब्द का आ और एव का ए मिलकर ए ही रह जाएगा। जैसे क्वाधन क्वा एव भोक्ष्यसे, क्वेव भोक्ष्यसे, कहीं भी खा लोगे, को एव भोक्ष्यसे। जैसे अब ये जो कंडीशन तीसरी कंडीशन है, हाँ मुन्ना मम्मी, तो फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अभी बच्चे पूरा डिस्टर्ब कर रहे हैं, बाद में फिर से वीडियो लेकर उपस्थित हुए। नमस्ते।